दोस्तों ये दो देश, इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी जो है वो हमें साफ नजर आ रही है। कंट्रीज का नाम है भारत और चाइना। दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स है, लेकिन एक ऐसा मास्टर प्लान है, एक ऐसे प्लान की बात आपको बताने वाले हैं कि ये दोनों देशों को दोस्त बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। यानी कि एक ऐसे संगठन के हम आपको बात बताने के लिए जा रहे हैं जो दुनिया के टॉप नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को साथ लाता है। जो कंट्रीज का नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और दोस्तों इसका नाम अगर इसको शॉर्ट में अगर हम बताएं तो आप ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। आज रूमर्स ये भी है कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी बनाना चाहता है जो डॉलर का डोमिनेंस खत्म करेगी। दोस्तों सोच सकते हैं आप, जो वर्ल्ड वाइड जो सब जगह पे चलती है, जिसको सुपर पावर का दर्जा प्राप्त है, इसका डोमिनेंस खत्म करेगी। क्या ये डॉलर आइस एज की शुरुआत है? क्या इस बहाने भारत और चाइना की दोस्ती हो सकती है? आज के वीडियो में आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको वीडियो में शुरू से। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स की हिस्ट्री में अगर आप जाए तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ब्रिक्स की शुरुआत हुई, जब ब्राजील, रशिया, चाइना और भारत यानी कि इंडिया के लीडर्स रशिया में पहली बार मिले और साउथ अफ्रीका इस ग्रुप का हिस्सा आगे चल के 2010 में बना। देखा जाए तो ये ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे है दोस्तों। क्योंकि इसका रीजन भी आपको समझाते हैं। इन टोटल ब्रिक्स में पूरी दुनिया का 1/4 लैंड और 42% पॉपुलेशन कवर हो जाता है, और इन सिर्फ 5 देशों में कोई ना कोई एक देश के 17% ट्रेड शामिल है। ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि 30 देशों ने इसका पार्ट बनने के लिए एप्लीकेशन दे के रखा है, लेकिन अभी भी उसमें सोच जारी है। और इन कंट्रीज में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है वो कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। दोस्तों आज के समय की बात की जाए तो अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, और अमेरिका के सुपर पावर होने की वजह भी आपको बताते हैं। 3 वजह है इसकी फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। ये 3 एंगल से अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई एक भी देश नहीं है जो अमेरिका को अकेले टक्कर दे सकता है, चाइना भी नहीं दोस्तों। और अगर एक नेशन ये नहीं कर सकता तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक ग्रुप की, और ब्रिक्स एक ऐसा ही ग्रुप है जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को एक साथ लाना चाहता है। और इस साल ब्रिक्स के देश जो है वो मेंबर और लीडर साउथ अफ्रीका में मिले हैं, लेकिन साथ आने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मीटिंग करना काफी है, या ऑब्जेक्टिव या कुछ और होना भी जरूरी है? दोस्तों शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स नेशन का कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं था, लेकिन आज जैसे समय बदलता गया, जियोपॉलिटिक्स का दौर आया, ये कुछ ऐसा शेप ले रहा है कि ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर धीरे धीरे हो रहा है, और वो है वेस्ट की पावर का दी एंड। ब्रिक्स का इकोनॉमिक मास्टर प्लान अगर इसकी बात की जाए तो यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया को एक बात का रिमाइंडर दिया है कि यूएस डॉलर सिर्फ एक ऐसी करेंसी नहीं, एक वेपन भी है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन ये जो वॉर हुआ था, वो अमेरिका ने रशिया पर अलग अलग फ्रैक्शंस थोप दिए, उनमें स्विफ्ट के इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम से बाहर कर दिया, और उनके 300 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व को फ्रीज कर दिया। और आज दुनिया का 80% रेडिएट उसमें होता है। एक देश के सेंट्रल बैंक अपने पास किसी फॉरेन स्टेबल करेंसी के रिजर्व रखती है, जिन्हें फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, जिनमें 59% रिजर्व डॉलर्स में है, और इन डॉलर्स को यूएस फेड कंट्रोल करती है। यानी सिर्फ अमेरिका में नहीं, अमेरिका के बाहर भी एक डॉलर कैसे यूज होता है, इस पर भी पूरा कंट्रोल अमेरिका का होता है। चाइनीज इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रेड पर निर्भर। चाइना के टोटल जीडीपी का 1/5 उनके एक्सपोर्ट से आता है। जैसे रशिया को यूक्रेन में इंटरेस्ट है, वैसे ही चाइना को ताइवान में है, और चाइना ताइवान को अपने मेनलैंड का ऑफिशियल हिस्सा बनाना चाहता है। यानी आज नहीं तो कल चाइना को ताइवान पर अटैक करना होगा, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका चाइना पर भी सैंक्शंस लाद देगा। और ये एक ही डर है जो चाइना को ताइवान पर अटैक करने से रोक रहा है। यानी चाइना अमेरिका के साथ साथ दूसरे देशों में भी ट्रेड नहीं कर पाएगा, और इसके ऑपरेशंस चाइना 2009 से ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि आज 6% ऑफ वर्ल्ड रेट चाइनीज युआन में होता है। इस साल रशिया के एलेक्जेंडर बाबा को अपने कहा कि रशिया एक नई ग्लोबल करेंसी बनाने पर फोकस कर रहा है, और चाइना के इकोनॉमिक मास्टर प्लान को समझने का सबसे आसान तरीका है कि एक टाइमलाइन पर सारे इवेंट्स जो है हम रख दे सामने और फिर इसको देखें।
तो अगर सम अप करें शुरुआत से तो 2009 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी और वो भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है 2014 और यहाँ से लगातार हर साल ब्रिक्स के देश एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 2020 के पेंडेमिक आने के बाद कई देशों को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा और उनमें से कई देशों को IMF ने मदद करने से इनकार कर दिया। दौर आता है मार्च 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेस्ट किया और उन पर वेस्ट ने सैंक्शंस लगाया, लेकिन बाकी दुनिया ने रशिया से ट्रेड करना छोड़ा तो नहीं। दिसंबर 2022 से ही डॉलर आइस एज की शुरुआत हुई और इस साल 2023 में अमेरिका की एक बड़ी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के लैप्स हुई और 2008 जैसे ही एक सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे वापस क्रिएट हुई, वही सेम सिचुएशन जिसने ब्रिक्स को उस समय पे जन्म दिया था। और अप्रैल 2023 से ब्रिक्स के सारे देश अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने 3 टन, रशिया ने 31 टन और चाइना ने 102 टन नया गोल्ड खरीदा। दोस्तों ये सारे सिग्नल्स जो है ये इशारा करते हैं कि ब्रिक्स अपनी एक नई करेंसी ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करने की तैयारी में है और वो भी एक ऐसी करेंसी जो गोल्ड से बैक्ड अप होगी। एक नई करेंसी जो सक्सेसफुल बनने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है: एक्सेप्शन, एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट। जब और देश ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे तब होगा एक्सेप्टेंस, जब सारे देश मिलकर डिसीजंस ले पाएंगे तब होगा ट्रस्ट, और जब करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, जुड़ेगी, तब और इन तीनों देशों को, इन तीनों चीज़ों को डायरेक्शन मिलेगी। और नई करेंसी का आइडिया, ब्रिक्स करेंसी की पॉसिबिलिटी और प्रोसेसेस को समझना एक दूसरी बात है, बट दूसरी करेंसी की प्रोसेसेस को समझने के बाद ये प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों यूरोप की एक ऐसी करेंसी है जो कि 20 देशों में यूज होती है और साथ ही नए देशों में यूरोप को इसको यूज करना है। आपको बात बता रहे हैं 1979 की, जब यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, जिसका मेन पर्पस था अलग अलग यूरोपियन करेंसीज किस रेट पर एक्सचेंज होगी ये मॉनिटर करना, ये लॉन्च हुआ था। और इसका मैकेनिज्म सिंगल करेंसी के आइडिया 1987 में आई फ्रांस और वेस्ट जर्मनी की वजह से। वेस्ट जर्मनी में डोसमार्क और फ्रांस में फ्रैंक करेंसीज हुआ करती थी। दोस्तों जर्मनी इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर चलती है और उसके हैवी मशीन और कार्स एक्सपोर्ट करके वो देश को चलाते हैं। अगर करेंसी बहुत स्ट्रांग हुई तो फैक्ट्री ओनर्स के लिए जर्मनी में चीजें बनाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लेबरर्स को ज्यादा सैलरी देनी होगी, दाम महंगे होंगे और डिमांड कम होगी। लॉन्ग रन में इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। और दोस्तों एक समय आता है 1991 का, जब यूरो लॉन्च हुआ। लेकिन कैसे ये डीमोनेटाइजेशन जैसे ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, इसके लिए प्रिपरेशंस के लिए 10 साल लग गए। लॉन्च होने के बाद भी 3 सालों के लिए यूरो एक इनविजिबल करेंसी था, यानी लोगों के हाथ में नहीं था, बस अकाउंटिंग में यूज होता था। और आज यूरो 11 लोकेशंस में जहां पर यूरो प्रिंट होता है और हर साल 6 बिलियन नोट्स प्रिंट होते हैं। और दोस्तों यूरो आने से पहले की सिचुएशन बताए तो हर बिजनेसमैन यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर बिजनेस करना तो 10 अलग अलग वॉलेट में जो करेंसीज है उसको कैरी करनी पड़ती थी। और ये सेम चीज ग्लोबल लेवल पे ब्रिक्स करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार है, ब्रिक्स किस तरीके से इन चीज़ों को अंजाम दे पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।